जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घटना चक्र परिवार की तरफ से आप लोगों के विज्ञान के टॉपिक वाइज वीडियो श्रृंखला का प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कार्बोहाइड्रेट का पाचक एंजाइम। ठीक है, अर्थात इस समय हम लोग कार्बोहाइड्रेट विषय पर पूरा विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो उसी में कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कार्बोहाइड्रेट के पाचक एंजाइम के विषय में। तो इसमें हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उसको पचाने वाले एंजाइम में पहला एंजाइम टाइलिन होता है। ठीक है, टाइलिन ये मुख से जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथि, ठीक है, इन्हीं लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक है, दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज जो अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। और तीसरे में लैक्टेस, सुक्रेस और माल्टेस। ठीक है, ये तीनों एंजाइम इलियम या हम ये कहें आंत्ररस का भाग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुल 5 एंजाइमों के विषय में कल पढ़ा था विस्तार से। यहाँ टाइलिन के विषय में हमने आपको बताया था कि ये लार ग्रंथ से निकलता है और स्टार्च को पचाकर ये माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, माल्टोज में बदलता है। यहाँ पर एमाइलेज अग्न्याशय ग्रंथ से निकलता है और अग्न्याशय ग्रंथ से निकलकर ये भी स्टार्च को ही पचाता है और स्टार्च को पचाकर ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, और यहाँ पर लैक्टेस, सुक्रेस और माल्टेस ये सभी जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के बाद इसे ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था और इसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट चाहे वो डाइसेक्राइड हो चाहे पॉलीसेक्राइड हो, अगर अंतिम रूप से पाचन क्रिया होगी तो अंतिम रूप से पाचन की क्रिया के पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक बातें हुई थी। अब देखिए इसी में थोड़ा सा बचा हुआ था। इसी के अंतर्गत हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत बताया था कार्बोहाइड्रेट कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है डाइसेक्राइड और तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में हमने आपको बताया था कि ये सबसे सूक्ष्म कण होता है, अर्थात अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो कहा जा सकता है कि इसका पाचन नहीं होता। ठीक, पाचन नहीं होता अर्थात ये सबसे सूक्ष्मतम कण है। ठीक, यहाँ पर पॉलीसेक्राइड की बात करें या डाइसेक्राइड की बात करें तो इन्हीं दोनों का पाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाइसेक्राइड में हमने आपको बताया था सुक्रोज के विषय में, माल्टोज के विषय में और लैक्टोज के विषय में। ठीक है, तो यहाँ से छोटी आंत से जो सुक्रेस निकलता है, सुक्रेस ये सुक्रोज का पाचन करता है, माल्टेस निकलता है, ये माल्टोज का पाचन करता है और लैक्टेस निकलता है। ठीक है, ये लैक्टोज का पाचन करता है। ठीक है, और यहाँ पर पॉलीसेक्राइड में हमने आपको बताया था सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च। ठीक है, तो ये पॉलीसेक्राइड है, जबकि सुक्रेस, माल्टेज और लैक्टेस ये डाइसेक्राइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज इसके विषय में हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। अब आइए सेलुलोज के विषय में। तो हमने आपको बताया था सेलुलोज क्या होता है।
तो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ों में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, मानव शरीर जो होता है वो सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका पाचन हमारे शरीर में होता है, लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं होता, सेलुलोज का पाचन नहीं होता, सेलुलोज का पाचन नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेटों में से किसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, तो सेलुलोज का पाचन मानव शरीर में नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्या ये पहले से ही नहीं हो रहा था, इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रारंभ में अगर हम बात करें आदिकाल के मानव की, आदिकाल के मानव, ठीक है, तो आदिकाल के मानव में सेलुलोज का पाचन होता था, ठीक है। अर्थात प्रश्न अगर इस तरह से पूछ ले कि मनुष्य अपने जन्म काल से ही, ठीक है, अपने जन्म काल से ही सेलुलोज का पाचन करने में असमर्थ था, तो कथन गलत होगा, क्योंकि जन्म काल अर्थात जब से धरती पर मानवता का जन्म होता है तब से ये इसका पाचन होता था। अर्थात आदिकाल के जो मानव थे वो सेलुलोज का भी पाचन किया करते थे, ठीक है। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि आदिकाल के जो मानव थे वो घास फूस, पेड़ पत्तियों के छाल, पत्ते, ठीक है, और कच्चे मांस को भी खाते थे या कच्चा अनाज ही खाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्रोत बताया गया है, इन सभी स्रोतों में सेलुलोज की अधिकता होती है, सेलुलोज की अधिकता होती है। और जिसकी अधिकता होगी तो जाहिर सी बात है उसको पचाने की क्षमता अगर हमारे शरीर में होगी तभी हम उसको खा रहे हैं, क्योंकि अगर खाएंगे नहीं पचेगा तो बाहर निकल जाएगा वो, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता हमको थी, तो ऐसे हमारे शरीर में अंग भी बने हुए थे। लेकिन लामार्क का एक सिद्धांत है, लामार्क का एक सिद्धांत है अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग, ठीक है, अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग। तो अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग के आधार पर लामार्क ने निष्कर्ष निकाला था। इनका जो इस सिद्धांत का निष्कर्ष था वो यही था कि हम जिस अंग का जितना अधिक उपयोग करेंगे वह अंग उतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, और जिस अंग का उपयोग करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। और जो निष्क्रिय होगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता के नियम के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक जाते जाते धीरे धीरे वो अवशेषी अंग के रूप में बचा रह जाता है, ठीक है। तो लामार्क के इसी सिद्धांत पे हमारे शरीर में भी दो अवशेषी अंग बचे रहे, दो अवशेषी अंग। पहला है सीकम और दूसरा है वर्मी फार्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो वर्मी फार्म अपेंडिक्स ये पहले आदिकाल के मानव में क्या था, ये एक्टिव अंग था, अर्थात पूरी तरह से परिचालित अंग था, ठीक। क्यों, क्योंकि ये दोनों संरचना सेलुलोज के पाचन से संबंधित हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे आदिकाल से विकास होता गया, ठीक है, विज्ञान का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ। तो ज्ञान और विज्ञान के विकास से धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य जो है पके पकाए भोजन को ग्रहण करने लगा। तो पके पकाए भोजन को ग्रहण करते करते धीरे धीरे उस भोजन में सेलुलोज की मात्रा दिन पे दिन कम होती गई। तो ऐसी स्थिति में सीकम और वर्मी फार्म अपेंडिक्स इन दोनों का कार्य भी धीरे धीरे बंद होता गया। तो धीरे धीरे ये निष्क्रिय होते गए, और आज के समय में हमारे शरीर में सीकम और वर्मी फार्म अपेंडिक्स ये दोनों ऐसी संरचनाएं हैं जो अवशेषी अंग के रूप में तो विद्यमान है लेकिन कोई कार्य नहीं करता। इसीलिए वर्तमान समय में हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न यही आएगा कि निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेटों में से किसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होगा, तो सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होगा। दूसरा प्रश्न होता है, यहाँ से पूछा जाएगा कि वर्तमान में मनुष्य के शरीर में दो अवशेषी अंग जो पाचन क्रिया से संबंधित थे, तो उसका उत्तर क्या लगाएंगे, दो अवशेषी अंग जो पाचन क्रिया से संबंधित थे, तो पहला सीकम और दूसरा वर्मी फार्म अपेंडिक्स, ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सीकम और वर्मी फार्म अपेंडिक्स प्रारंभ में किस चीज का पाचन करते थे, तो ये प्रारंभ में सेलुलोज के पाचन से संबंधित अंग थे, ठीक है, ठीक। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। लामार्क का यह सिद्धांत भी पूछा जाता है कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था,
तो ये सिद्धांत लैमार्क के द्वारा दिया गया था। इतने प्रश्न यहाँ से शेष बचे हुए थे कार्बोहाइड्रेट के विषय में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं वसा। ये दूसरा पोषक तत्व है। ठीक है, वसा पे आते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक पोषण में पूरा पोषण पढ़ने के बाद जो पोषक तत्व थे इनकी संख्या देखा गया, पोषक तत्वों के प्रकार देखा गया। ठीक है, इनका वर्गीकरण देखा गया, इनका कार्य देखा गया। उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट के विषय में भी विस्तार से चर्चा किए। ठीक है, अब हम लोग वसा पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं वसा क्या है। तो वसा के विषय में भी आपको इतना बताया जा चुका है पिछले वीडियो में ही कि वसा क्या है। तो वसा एक कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व होता है। ठीक है, ये आपको पता है कि कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है। ठीक, और इसका अगर कार्य देखा जाए कि वसा का कार्य क्या है, तो इसका भी कार्य हमने आपको बताया था ऊर्जा की आपूर्ति करना, ऊर्जा की आपूर्ति करना। ठीक है, तो कार्य की दृष्टि पहला कार्य तो हो गया इसका ऊर्जा की आपूर्ति करना। दूसरा इसका कार्य क्या है? दूसरा इसका कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ठीक है, अर्थात ये हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। जैसे ठंडी और गर्मी की बात करें तो जिसके शरीर में वसा फैट की मात्रा ज़्यादा होती है उसको ठंडक भी कम लगती है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ठंडी में हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, बढ़ाए रखता है। ठीक है, तीसरी अगर इसकी कार्य देखा जाए इसका, तो शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से सुरक्षा करना। ठीक है, सुरक्षा करना ये भी इसका कार्य होता है, वसा का ही कार्य है। अर्थात अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में चोट लगती है तो अगर उस चोट लगने वाले स्थान पर फैट की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा? हमारे शरीर के अंग अधिक मात्रा में चोटिल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर फैट नहीं होगा तो क्या होगा? फैट न होने की वजह से शरीर पूरी तरह से जख्मी हो सकता है जहाँ पर चोट लगी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाहरी आघातों से सुरक्षा का भी कार्य कौन करता है? वसा करता है। ठीक, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा किए। ठीक, अब इसके विषय में हम ये भी आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, अर्थात अगर हम प्रति इकाई की बात करें तो 1 ग्राम वसा में ऊर्जा की मात्रा, या हम कहें कैलोरी मान कितना होता है? 9.3 कैलोरी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ऊर्जा की मात्रा भी अधिक होती है। क्यों ऐसा होता है? तो प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा अधिक है क्योंकि वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है। वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है। ठीक है, ये भी आपको बताया जा चुका है कि वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है, इसीलिए इसमें प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, अब अगर हम वसा के संरचना की बात करें तो इसकी संरचना को देखा जाए, इसकी संरचना तो वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना एक पोषक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की तरह ही वसा भी
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ही बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अर्थात कार्बोहाइड्रेट में यह अनुपात निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वसा के विषय में कुछ चीज़ों को तो पहले ही जान चुके थे, यहाँ पर उसको हाईलाइट किया गया है। जैसे हम लोग पहले ही बताया गया था कि वसा कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व होता है, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा का आपूर्ति करना होता है। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके विषय में यहाँ पर चर्चा किया गया, जैसे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से सुरक्षा करना, ठीक है। अब यहाँ पर इसी ऊर्जा के कार्य के विषय में अगर देखा जाए तो प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, तो प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा भी वसा में ही सर्वाधिक होती है। और अगर देखा जाए कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा की मात्रा या कैलोरी मान कितना होता है, तो ये 9.3 कैलोरी तक होता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न इसी के रीजन से पूछा जाएगा कि वसा में प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा अधिक क्यों होती है, ठीक, या वसा के ऑक्सीकरण से अधिक ऊर्जा क्यों प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर यही है क्योंकि वसा का ऑक्सीकरण अधिक होता है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीकरण अधिक होगा तो जाहिर सी बात है उससे ऊर्जा का रिलीज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वसा के विषय में इतना हम लोग इसके सामान्य परिचय के विषय में देखा गया। आइए देखते हैं वसा के प्रकार के विषय में, ठीक है। तो वसा के प्रकार पर देखा जाए तो वसा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला है संतृप्त वसा और दूसरा है असंतृप्त वसा, ठीक है। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, ठीक। तो आइए देखते हैं कि संतृप्त वसा किसे कहते हैं और असंतृप्त वसा किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे जानने के पहले हम लोग ये जान लें कि इस प्रकार के विषय में जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो उसकी प्रकृति देखिए, मैक्सिमम उदाहरण के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है, ठीक है। या असंतृप्त वसा को हम संतृप्त में कैसे बदल देते हैं, ये सारे प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। प्रश्नों का ये नेचर है। तो आइए अब इसके विषय में प्रश्न के अकॉर्डिंग चर्चा किया जाए, ठीक। तो संतृप्त वसा को अगर देखा जाए तो नाम से ही स्पष्ट है, सेचुरेटेड है, ठीक है। तो सेचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी वसा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूर्ण रूप से संचित रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए वो पूरी तरह से इसमें पाया जाता है। तो ऐसे वसा को हम संतृप्त वसा कहते हैं, ठीक है। अब संतृप्त वसा की जो विशेषता होती है, ये विशेषता क्या होती है, तो इस विशेषता के आधार पर अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता ये है कि संतृप्त वसा सामान्य तापमान पर सदैव ठोस अथवा अर्धठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये हमेशा ठोस या अर्धठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। ये कभी लिक्विड फॉर्म में जल्दी नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। जल्दी नहीं, कब लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन सामान्य तापमान की बात करें तो सामान्य टेम्परेचर पर ये ठोस अथवा अर्धठोस अवस्था में ही दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम सामान्य तापमान से तापमान को बढ़ा दें तो बहुत अधिक तापमान बढ़ने पर वो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात किया जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जितने संतृप्त वसाएं होंगी वो ठोस में अथवा अर्धठोस अवस्था में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अगर हम संतृप्त वसा के उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत किसे रखा जाता है, तो जंतुओं से प्राप्त वसा को, ठीक है। तो यहाँ मुख्यतः ध्यान रखिएगा, मुख्यतः जंतुओं से प्राप्त वसा को हम संतृप्त वसा के अंतर्गत रखते हैं। तो अब जंतुओं से प्राप्त वसा कौन कौन सी होती है, जैसे अगर देखा जाए, जैसे घी हुआ जो शुद्ध देसी घी है, ठीक है, घी को रखा जाए, मक्खन को रखा जाए, ये भी इसी से प्राप्त होता है जंतुओं से। चर्बी को रखा जाए, जंतुओं से ही प्राप्त होता है, ठीक है। या अंडे की जर्दी को रखा जाए, ठीक है। तो अंडे की जर्दी, चर्बी, मक्खन, घी
ये सब क्या हैं? ये सब संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संतृप्त वसा के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा केवल एक लाइन यही कि जंतुओं से प्राप्त वसा को हम संतृप्त वसा में रखते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। अगर हम ये परिचय की बात करें तो नॉर्मल परिचय यही है पूरा इसका कि जंतुओं से प्राप्त वसा संतृप्त वसा के अंतर्गत आएगा और इसकी विशेषता ये होता है कि ये सामान्य तापमान पे ठोस अथवा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो घी भी यही है, घी को भी नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता है, ठोस या अर्धठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मक्खन भी हमेशा ठोस या ठोस अवस्था में ही नॉर्मल टेम्परेचर में मिलते हैं, जबकि चर्बी और अंडे की जर्दी भी हमेशा ठोस अवस्था में ही पाई जाती है। तो इस तरह से इसकी विशेषतागत जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं इन सब वसाओं में विद्यमान हैं। ठीक है, अब अगर हम असंतृप्त वसा की बात करें तो असंतृप्त वसा जाहिर सी बात है ये नॉन सैचुरेटेड होगा। इसका मतलब है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात अपूर्ण होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जितना अनुपात होना चाहिए वो पूरी तरह से विद्यमान नहीं है। तो ऐसे वसा को हम असंतृप्त वसा में रखते हैं। ठीक है, अब असंतृप्त वसा की विशेषता की बात करें तो असंतृप्त वसा की विशेषता क्या है? असंतृप्त वसा सामान्य तापमान पर तरल अवस्था, लिक्विड फॉर्म, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य तापमान पर ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से विशेषतागत अगर देखा जाए तो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में क्या क्या पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा? वनस्पति से प्राप्त वसा। ठीक है, तो वनस्पतियों से प्राप्त वसा को हम किस में रखते हैं? तो वनस्पतियों से प्राप्त वसा को हम असंतृप्त वसा में रखते हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं सरसों का तेल, ठीक, सूर्यमुखी का तेल, ठीक, तीसरा मूंगफली का तेल, ठीक, बादाम का तेल, ठीक है। तो ये सब असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जितनी वनस्पति वसाएं प्राप्त होती हैं वो सब असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम संतृप्त और असंतृप्त वसा का जो सामान्य परिचय देखे हैं, इसी सामान्य परिचय के आधार पर हम यहाँ पर अपवाद की बात करेंगे। ठीक है, अपवाद की बात करेंगे। अपवाद का मतलब क्या हुआ? हमने आपको बताया अभी कि जितने जंतु वसाएं हैं, जितने भी जंतु वसाएं होंगी, इसको हम किस में रखेंगे? तो जंतु वसाओं को हमने आपको बताया था कि ये संतृप्त वसा के अंतर्गत रखा जाता है, और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जितनी वनस्पति वसाएं होती हैं उन्हें असंतृप्त वसा के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन दोनों में ही अपवाद पाया जाता है। जैसे अगर हम संतृप्त वसा के अपवाद में देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए नारियल का तेल और ताड़ का तेल, नारियल का तेल और ताड़ का तेल। ठीक, तो कैसी वसा है? तो वास्तव में तो ये वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली वसा है। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। क्यों? क्योंकि ये नारियल का तेल और ताड़ का तेल वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली वसाएं हैं, और हमने यहाँ पर देखा है कि जितनी वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली वसाएं हैं सब असंतृप्त वसा की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर विशेषता के आधार पर देखा जाए तो विशेषता के आधार पर आप देखेंगे कि नारियल का तेल और ताड़ का तेल ये सामान्य तापमान पर ठोस अथवा ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसीलिए हम नारियल के तेल और ताड़ के तेल को वनस्पतियों से प्राप्त वसा होने के बावजूद संतृप्त वसा की श्रेणी में शामिल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से असंतृप्त वसा में भी अपवाद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए मछली का तेल, ठीक है।
तो मछली का तेल या मछली से प्राप्त वसा की बात करें तो मछली का तेल क्या होना चाहिए, अगर देखा जाए तो जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा है और जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा को संतृप्त वसा की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर इसकी विशेषता के आधार पर देखा जाए तो मछली का तेल सामान्य तापमान पर भी लिक्विड फॉर्म में भी अर्थात तरल अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए मछली के तेल को हम असंतृप्त वसा में शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी अपवाद को भी ध्यान में रखिएगा, अपवाद से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके आधार पर अगर हम संतृप्त और असंतृप्त वसा को देखें, संतृप्त वसा, ठीक है, तो संतृप्त वसा के अंतर्गत अब क्या क्या आ जाएगा, पहला तो हो जाएगा आपका घी, दूसरा हो जाएगा मक्खन, तीसरा हो जाएगा चर्बी, चौथा हो जाएगा अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, पांचवा हो जाएगा नारियल का तेल, नारियल का तेल, और छठवां हो जाएगा ताड़ का तेल। ठीक है, तो नारियल का तेल और ताड़ का तेल ये सब संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर अगर इसी प्रकार से असंतृप्त का देखा जाए, असंतृप्त वसा, तो असंतृप्त वसा के अंतर्गत अब क्या क्या आ जाएगा, तो असंतृप्त वसा के अंतर्गत अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला क्या हो जाएगा आपका सरसों का तेल, सरसों का तेल, ठीक, दूसरा मछली का तेल, मछली का तेल, ठीक, मूंगफली का तेल, ठीक, इसी प्रकार से सूर्यमुखी का तेल, सूर्यमुखी का तेल, ठीक, बादाम का तेल, ठीक, ये जितने ड्राई फ्रूट होते हैं सब असंतृप्त वसा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक, तो अब इस तरह से उदाहरण के रूप में अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है इन उदाहरणों को मिलाकर। ठीक है, अब उस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक दो प्रश्न पे चर्चा कर देते हैं। जैसे अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जाएगा। प्रश्न अगर हम पहला करें आपसे कि निम्न में से संतृप्त वसा है। ठीक है, निम्न में से संतृप्त वसा है। ठीक, ऑप्शन ए में दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए में लिखा गया है मछली का तेल, मछली का तेल, बी में लिखा गया है सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल, सी में लिखा गया है मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल, और डी में लिखा गया है नारियल का तेल, नारियल का तेल। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान में रखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि संतृप्त वसा है। ठीक है, अर्थात इन उदाहरणों में से संतृप्त वसा कौन सा होगा, संतृप्त वसा। ठीक है, तो प्रश्न में केवल संतृप्त वसा में पूछा जा रहा है। तो अगर आपको केवल इतना ही पता है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाली संतृप्त वसा होगी तो यहाँ पर आप मछली का तेल ऑप्शन चयन करेंगे। लेकिन अगर अपवाद को भी ध्यान में रखेंगे अर्थात उसकी विशेषता को, तो अपवाद अथवा उसकी विशेषता के आधार पर देखा जाए तो मछली का तेल असंतृप्त वसा में रखा जाता है क्योंकि ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर सोयाबीन और मूंगफली के तेल पर देखा जाए तो सोयाबीन और मूंगफली का तेल क्या होता है, ये सामान्य तापमान हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, अर्थात विशेषता के आधार पर भी अगर देखा जाए तो ये असंतृप्त वसा होती है। जबकि नारियल का तेल ये क्या है, यहाँ पर ये इसकी विशेषता देखा जाए तो इसकी विशेषता क्या है कि नारियल का तेल सामान्य तापमान पर ठोस अथवा ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम संतृप्त वसा की श्रेणी में शामिल करते हैं। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न आपके सामने मिलेगा। ठीक, अर्थात अगर किसी चीज़ को जानते हैं तो उसके विस्तार से पूरा जानेंगे तब ये प्रश्न करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए संतृप्त वसा का जो प्रश्न पूछा गया आपके सामने, इसमें दोनों प्रकार के उदाहरण देखने को मिले, अर्थात अपवादिक उदाहरण भी है और सामान्य उदाहरण भी है। तो दोनों अपवादिक उदाहरण को भी शामिल किया गया।
क्यों शामिल किया गया कि अगर आप केवल परिभाषा जानेंगे तो परिभाषा के आधार पर अर्थात डिफिनीशन के आधार पर इसको गलत कर देंगे, अपवाद को भी जानेंगे या उसकी विशेषता को भी जानेंगे तभी ये प्रश्न आप सही कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखिए जब असंतृप्त वसा का पूछा जाता है, असंतृप्त वसा है, ठीक है, तो असंतृप्त वसा को भी इस तरह से आपके सामने पेश किया जाता है। पहला आपको दे दिया जाएगा नारियल का तेल, दूसरा दे दिया जाएगा ताड़ का तेल, तीसरा आपको दे दिया जाएगा मछली का तेल और डी ऑप्शन में दे दिया गया उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर प्रश्न में ये पूछा गया का संतृप्त वसा कौन सा है तो यहाँ पर भी देखिए अपवादिक रूप से ही शामिल किया गया है, सारे ऑप्शन को अपवाद के रूप में शामिल किया गया। अर्थात अगर हम केवल उसकी परिभाषा जानेंगे तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि परिभाषा क्या है, अर्थात सभी वनस्पति वसाओं को हम असंतृप्त वसा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर दो उदाहरण आपको असंतृप्त वसा से देखने को मिल रहा है जो वनस्पतियों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस आधार पर केवल अगर आप करेंगे तो ये भी प्रश्न गलत होगा, लेकिन अगर अपवाद को भी जानेंगे या उसकी विशेषता को जानेंगे तो विशेषता या अपवाद के आधार पर देखा जाए तो नारियल का तेल और ताड़ का तेल ये ठोस अवस्था में पाई जाती है समान तापमान पर, जबकि मछली का तेल समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसलिए अपवाद के प्रश्न इस तरह से आपको देखने में परीक्षा में मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके प्रकार और इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, ठीक है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा इन दोनों को अगर शामिल किया जाए, संतृप्त को भी और असंतृप्त को भी, तो स्वास्थ्य के लिए कौन सा लाभकारी होता है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। ठीक है, अर्थात मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कौन सा होगा, किसका सेवन हमारे लिए उपयोगी होता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा असंतृप्त वसा जो होता है ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कौन सा होगा, तो यहाँ उत्तर लगाइएगा आप लोग असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। ठीक है, असंतृप्त वसाएं मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। ठीक है, इसीलिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कि मछली का सेवन स्वास्थ्यकर होता है। ठीक है, तो मछली का सेवन स्वास्थ्यकर क्यों होता है? तो यहाँ पर आपको बताया गया कि मछली जो असंतृप्त वसाएं होती हैं ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। तो मछली ये क्या होती है, मछली जो होता है उसमें जो वसा पाई जाती है वो असंतृप्त वसाएं होती हैं, इसलिए मछली खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि मछली में असंतृप्त वसा पाई जाती है, इसलिए मछली का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा असंतृप्त वसाओं के अधिक सेवन से होने वाला रोग। ठीक है, तो एक रोग होता है उसके विषय में पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति असंतृप्त वसाओं का अधिक मात्रा में सेवन करने लगे तो कौन सा रोग होता है? तो उस रोग का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग किससे होता है? तो अधिक मात्रा में संतृप्त वसाओं के सेवन से होता है। ये प्रश्न भी रोग से संबंधित पूछा जाता है। तो आइए आगे देखा जाए, वसा घुलनशील है। ठीक है, तो वसा को कहाँ कहाँ घोला जा सकता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो वसा को ध्यान में रखिएगा, वसा जो होती है ये जल में अघुलनशील होती है, जल में अघुलनशील होती है। ठीक है, ये जल में अघुलनशील होती है, अर्थात अगर हम एक चम्मच घी या तेल को लें और पानी में डालकर उसको चम्मच से मिलाने का प्रयास करें तो चम्मच से मिलाने के बाद क्या देखते हैं, तेल या घी ऊपर तैरने लगती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जल में अघुलनशील है, इसलिए वह वहाँ पर तैरने लगती है। तो ये जल में अघुलनशील है, इसे भी याद रखिएगा, जल में अघुलनशील है। ठीक है, तो अगर जल में अघुलनशील है
तो अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर घुलनशील या विलेय होता है। तो इसको हम पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम, बेंजीन, बेंजीन, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, ईथर, पेट्रोलियम, बेंजीन, क्लोरोफार्म, ईथर, एल्कोहल, एल्कोहल, इन विलायकों में, विलायकों में विलेय होता है। ठीक है, तो कहाँ पर घोला जा सकता है या कहाँ पर विलेय होता है, तो उसका उत्तर आप लगाइएगा। पेट्रोलियम में विलेय होता है, बेंजीन में विलेय होता है, क्लोरोफार्म में विलेय होता है, ईथर में विलेय होता है अथवा एल्कोहल में विलेय होता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि पेटवसा जैसे पोषक तत्व को किन विलायकों में विलेय किया जा सकता है अथवा किन विलायकों में घोला जा सकता है। तो इन्हें केवल पेट्रोलियम, बेंजीन, क्लोरोफार्म, ईथर अथवा एल्कोहल आदि विलायकों में ही विलेय किया जा सकता है, जबकि जल में यह अघुलनशील होता है। ठीक है, तो इसके घुलनशील या विलेयता से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आइए वसा के संबंध में आगे देखा जाए। हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के विषय में चर्चा किया जाए। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, ठीक है, और हम ये भी देखते हैं वनस्पति घी। ठीक है, जैसे डालडा। ठीक है, डालडा क्या है, एक वनस्पति घी है। ठीक, हम मैक्सिमम देखा जाता है कि इसका हम सेवन भी करते हैं, पूड़ी वगैरह बनती है घर में। ठीक, तो ये वनस्पति तेल से ही निर्मित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि वनस्पति तेल से हम वनस्पति घी का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक, अर्थात वनस्पति घी, यहाँ पर देखिए किसी भी वनस्पति के बीज से हमको डायरेक्ट घी नहीं मिलता। जब भी हम उसकी पेराई करवाएंगे तेल ही प्राप्त होता है, घी डायरेक्ट नहीं मिलता। इसका मतलब है कि एक क्रिया ऐसी होती होगी जिस क्रिया के पश्चात हम उस वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते होंगे। ठीक है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अर्थात अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो हाइड्रोजनीकरण वह क्रिया है जिस क्रिया से हम वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कैसे होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें उत्प्रेरक पूछा जाएगा, उत्प्रेरक पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक पदार्थ होता है निकिल। ठीक है, निकिल की उपस्थिति में अगर हम वनस्पति तेल में अलग से हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो तेल घी में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाए क्रिया के रूप में, अर्थात वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, तो उस क्रिया को या प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अर्थात प्रश्न में अगर पूछा जाए कि किस क्रिया या किस प्रक्रिया से तेल को हम वनस्पति घी में बदलते हैं, तो वह क्रिया या प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में शामिल उत्प्रेरक कौन सा है, तो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में शामिल उत्प्रेरक निकिल होता है। ठीक, और अगर इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में उसमें क्या मिलाया जाता है या क्या मिलाना पड़ता है, तो उसमें अलग से हाइड्रोजन को मिलाया जाता है, और हाइड्रोजन को अलग से मिलाने की प्रक्रिया के पश्चात वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा कि हाइड्रोजनीकरण से संबंधित कुल 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, अगर ये प्रक्रिया क्या है,
तो तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया है। इसमें शामिल उत्प्रेरक कौन सा है, तो इसमें शामिल उत्प्रेरक निकिल है। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी को बनाने के लिए अलग से क्या मिलाया जाता है, तो अलग से हाइड्रोजन को मिलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इतने टाइप के प्रश्न आपके सामने मिलते होंगे। तो आइए देखते हैं वसा का पाचन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे वसा का पाचन कैसे होता है। तो वसा के पाचन में देखिए कुल 2 चरण में होता है। वसा का पाचन कुल 2 चरण में संपन्न होता है। ठीक है, वसा का पाचन कुल 2 चरण में संपन्न होता है। इसमें पहला चरण जो इसका होता है उसे हम कहते हैं इमल्सन, और दूसरा चरण जो होता है उसे हम पाचक एंजाइमों की सहायता से उसका पाचन करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इमल्सन की क्रिया देखते हैं। ठीक है, तो वसा का जो इमल्सन होता है, देखिए वसा का इमल्सन या पाचन ये क्षारीय माध्यम में होता है। क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है, तो वसा का इमल्सन या पाचन ये क्षारीय माध्यम में होगा। ये पहला प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि वसा का इमल्सन अथवा पाचन किस माध्यम में होगा, तो केवल क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इमल्सन कैसे किया जाता है। इमल्सन की क्रिया, ठीक है, तो इमल्सन की क्रिया ध्यान रखिएगा पित्तरस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पित्तरस ये क्षारीय होता है, पित्तरस क्षारीय होता है। ठीक है, इस पित्तरस का जो निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण ये कहाँ होता है, तो पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, और यकृत के द्वारा ही स्रावित होता है। ठीक है, अब अगर हम संचय या भंडारण की बात करें, भंडारण, ठीक है, तो यकृत में निर्मित होने के पश्चात यह पित्ताशय में संचित होता है। ठीक है, तो संचित कहाँ होगा, पित्ताशय में। निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो निर्माण यकृत या लीवर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका अगर कार्य पूछा जाए कि पित्तरस का कार्य क्या है, तो पित्तरस का कार्य है वसा का इमल्सन करना। ठीक है, वसा का इमल्सन करना। अब इमल्सन क्या होता है, तो इमल्सन का तात्पर्य होता है कि जल में घुलनशील योग्य बनाना। ठीक है, तो जल में घुलनशील योग्य बनाने की क्रिया ही इमल्सन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए कि वसा का इमल्सन किसके द्वारा किया जाएगा, तो वसा का इमल्सन आप बताएंगे यकृत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये वसा का इमल्सन किस माध्यम में होगा, तो इमल्सन की यह क्रिया केवल क्षारीय माध्यम में होती है। जैसा कि पित्तरस का माध्यम भी आप देख रहे हैं क्षारीय है, इसीलिए यह इमल्सन की क्रिया संपन्न करने में समर्थ होती है। अब इसका निर्माण कहाँ होगा, तो पित्तरस का निर्माण यकृत में किया जाता है, जबकि भंडारण यह पित्ताशय में होता है। ठीक है, अब पित्ताशय से निकलने के पश्चात अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि वसा का इमल्सन शरीर के किस अंग में होता है। ठीक है, तो शरीर के अगर देखा जाए छोटी आंत के ग्रहणी में। ठीक है, डाइडेनम में यह क्रिया होती है, अर्थात वसा के इमल्सन की क्रिया ग्रहणी या डाइडेनम में अर्थात छोटी आंत में होती है। ठीक है, अब इस छोटी आंत में अर्थात पित्ताशय से निकलने के बाद यह वसा जो पित्तरस जो होता है वो पित्ताशय से निकलती है और ग्रहणी में जाकर मिलती है किससे, भोजन से, और भोजन का जो वसा वाला खंड होगा उसका इमल्सन करने की क्रिया संपन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वसा के इमल्सन की क्रिया किस अंग में होगी, तो यह केवल छोटी आंत के ग्रहणी में होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन की क्रिया होती है वो मुख से प्रारंभ होती है, उसके बाद आमाशय में पहुंचती है, तो मुख और आमाशय में वसा का पाचन नहीं होता। तो वसा का पाचन कहाँ होगा, तो वसा के पाचन की क्रिया छोटी आंत में ही संपन्न होती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया जाए पित्ताशय से संबंधित, पित्ताशय
पित्ताशय में बनने वाली पथरी या स्टोन, ठीक है, स्टोन ये किससे बना होता है, ठीक है। तो बस पित्ताशय में जो बनने वाली पथरी होती है, जो हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं, ये होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट का, कैल्शियम ऑक्सैलेट, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पित्ताशय में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्सैलेट का बना होता है। अगला प्रश्न जब पूछा जाता है आपसे कि पित्ताशय में बनने पथरी बनने के पश्चात किसका पाचन प्रभावित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर पित्ताशय में पथरी बनी रहेगी तो ऐसी स्थिति में पित्तरस पूरी तरह से स्रावित नहीं होगा, सुचारू ढंग से स्रावित नहीं होगा। और अगर पित्तरस स्रावित नहीं होगा तो ये ग्रहणी तक नहीं पहुँच पाएगी, और ग्रहणी में अगर ये नहीं पहुँचेगा तो वसा का इमल्सन की क्रिया नहीं होगी। इसका तात्पर्य है कि अगर हमारे पित्ताशय में पथरी या स्टोन बन जाता है तो ऐसी स्थिति में वसा का पाचन प्रभावित हो जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। डायरेक्ट इसका रीजन लगाइए, ठीक है, डायरेक्ट तर्क लगेगा, क्योंकि वसा का ही पाचन अर्थात इमल्सन की क्रिया हमको कराना है किससे, पित्तरस से, और वो स्रावित होगा हमारे पित्ताशय से। अगर पित्ताशय प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है पित्तरस का स्राव नहीं होगा, और अगर पित्तरस रिलीज नहीं होगा तो वसा का इमल्सन नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पित्ताशय में पथरी का निर्माण हो जाता है तो वसा का पाचन प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अब इमल्सन के पश्चात पाचन की क्रिया देखते हैं, इसका दूसरा चरण। इसके दूसरे चरण पर हम लोग आते हैं वसा पाचन का जो दूसरा चरण है वो है पाचक एंजाइम, ठीक है। तो वसा का पाचन आप लोगों ने देखा कि वसा के पाचन का प्रारंभ या पूर्ण होना, ठीक है। तो हम प्रारंभ की बात करें या पूर्ण होने की बात करें, दोनों ही अवस्था में यह छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में, ठीक है। तो छोटी आंत ये 3 भागों में बटा होता है, जिसमें पहला भाग इसका ग्रहणी है जो पाचन क्रिया से संबंधित, ठीक है, और दूसरा इलियम। इन्हीं 2 भागों में पाचन की क्रिया होती है। तो ग्रहणी में भी पाचन का प्रारंभ होगा, का प्रारंभ, ठीक है, अर्थात ग्रहणी से वसा के पाचन का प्रारंभ होता है और इलियम में जाकर पूर्ण हो जाता है, ठीक है। इलियम में जाने के बाद ही क्या होता है, ये पूर्ण हो जाता है, ठीक। तो वसा का पाचन कहाँ पर होगा, तो केवल छोटी आंत में होता है, अर्थात ग्रहणी और इलियम में होता है। इसके पहले वसा का पाचन नहीं होता, ठीक। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी। अब इस एंजाइम की बात करें कि वसा को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या है, तो लाइपेज है। अर्थात लाइपेज नामक एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंजाइम का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वसा पाचक एंजाइम का नाम है लाइपेज, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और वसा का पाचन इमल्सन पित्तरस के द्वारा, ठीक है। तो इमल्सन की क्रिया अगर पूछा जाए कि वसा का इमल्सन कौन करेगा तो पित्तरस लगाइएगा, और वसा पाचक एंजाइम का नाम पूछेगा तो लाइपेज लगाइएगा, ठीक है। तो ये लाइपेज करता क्या है, ये लाइपेज वसा को पचाकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन करके किस में बदला जाएगा, तो लाइपेज वसा को पचाकर फैटी एसिड अर्थात वसीय अम्ल, ठीक है, फैटी एसिड अर्थात वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इतने प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ कथन कारण के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इसी से संबंधित, उस पर अब हम लोग चर्चा कर लें। उन प्रश्नों के प्रकृति पर देखिए, एक प्रश्न बार बार ये पूछा जाता है, यकृत वसा के
पाचन में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, अगर हम ये कहें कथन ए और कारण आर। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, कि यहाँ पर पहले कथन में लिखा गया है कि यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। दूसरे कथन में दे रहा है कि यकृत कुछ वसा पाचक एंजाइमों को स्रावित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन ए है दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, बी में दे रहा है दोनों कथन असत्य हैं। सी में दे रहा है केवल कथन सत्य है, और डी में दे रहा है केवल कारण सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उसका विकल्प इस तरह से बनाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण है और स्पष्टीकरण नहीं है के विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इसी प्रश्न के स्वरूप के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन दिया गया है ए के रूप में कि यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यह कथन पूरी तरह से सत्य है। ठीक है, अर्थात ए तो सत्य है। अब बी पे आते हैं। बी में दिया है अर्थात आर में दिया गया है कारण में कि यकृत कुछ वसापाचक एंजाइमों को स्रावित करता है। ठीक है, तो इसी पे अब हम लोग चर्चा करें कि क्या ये भी सत्य है। अगर ये भी सत्य हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा तो पहले ही असत्य हो गया है क्योंकि पहले को हमने सत्य बताया है। तो पहला सत्य कैसे है इस पर हम लोग चर्चा करें कि वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। तो यहाँ पर केवल भूमिका के निर्वहन की बात किया जा रहा है, तो वास्तव में कि यह भूमिका का तो निर्वहन करता है। कैसे? वसा के मतलब पित्त रस के निर्माण द्वारा। ठीक, तो पित्त रस का निर्माण करके तो वसा की भूमिका में निर्वहन करता है। ठीक, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये पित्त रस का निर्माण करता है और यही पित्त रस वसा का इमल्सन करता है। ठीक, और जब तक वसा का इमल्सन नहीं होगा तब तक उसका पाचन नहीं होगा। तो वसा का इमल्सन करने के लिए पित्त रस अनिवार्य है और इस पित्त रस का निर्माण करके यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो कथन पूरी तरह से सत्य है। अगर हम कथन कारण आर पर चर्चा करें तो यहाँ पर दिया गया है कि यकृत कुछ महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइमों को स्रावित करता है। ये कथन पूरी तरह से असत्य है। अर्थात जो वसापाचक एंजाइम होते हैं उसका नाम हमने आपको बताया लाइपेज, और यह लाइपेज जो होता है यह अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित अग्न्याशय रस का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए कि जो ये लाइपेज होता है ये वसापाचक एंजाइम है और यह वसापाचक एंजाइम अग्न्याशय ग्रंथि से निकलने वाले अग्न्याशय रस का भाग है। इस प्रकार से कारण इसका पूरी तरह से असत्य है क्योंकि यकृत के द्वारा किसी वसापाचक एंजाइम को स्रावित नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन